आज एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। अंकिता, ध्यान दें, आप लोग बीएड के छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं हैं। आप अपने टीचर स्किल के दौरान जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको अपने विद्यार्थियों तक प्रेषित करने के लिए आप अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए माइक्रो टीचिंग के ज्ञान से अवगत हो रहे हैं, जिसमें अभी तक 7 स्किल में 6 स्किल आप लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहला स्किल जो आप जाने, प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्शन स्किल, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह होता है कि आप अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से अवगत होकर अपने प्रकरण तक कुछ प्रश्नों को पूछते हुए पहुंचते हैं। उसके बाद आप दूसरा स्किल जाने, व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल में आपने जाना कि आप जो प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं, जो विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान था, अब उस पूर्व ज्ञान को और विस्तृत ज्ञान में कैसे आप बढ़ा रहे हैं। आप शिक्षक हैं, आपको शिक्षक होने के नाते यह दायित्व बनता है कि अपने विद्यार्थियों में पिछले क्लास में जो पढ़ के आए हैं अब उस ज्ञान को विस्तृत रूप दें, अब आप उसको विस्तार करें। और उसी में जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, आप जब व्याख्यान दे रहे हो, जब आप लेक्चर दे रहे हो, तो 3-4 स्किल छुपे हुए रहते हैं जिसको आप जान चुके हैं। पहला है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, जिसमें आप देखते हैं कि शब्दों का उतार चढ़ाव कैसा हो, हाव भाव परिवर्तन कैसा हो, शिक्षक क्या करे कि छात्र आपसे जुड़े रहें, विराम कब हो। और फिर पुनर्वलन कौशल से भी आप परिचित हुए कि अगर छात्र आपसे जुड़ते हैं तो छात्रों को शाबाशी देने के लिए, छात्रों को अच्छे से प्रोत्साहित करने के लिए, छात्रों को लगे कि कक्षा कक्षा में मेरी भी अहमियत है, मेरा भी एक अलग रोल है, मेरा भी एक अलग पहचान है, आप पुनर्वलित किए। तो पुनर्वलन में आप शाब्दिक और अशाब्दिक 2 तरह से आप उनको पुनर्वलित करते हैं। सैमपट कौशल का आप इस्तेमाल करते हैं अलग अलग विषयों के माध्यम से। आज जो हम आपको स्किल बताएंगे वह आपके टीचिंग का 7वां स्किल है और है बड़ा महत्वपूर्ण। कारण कि जब विद्यार्थी किसी प्रकरण को पढ़ रहा होता है तो उसका विस्तृत रूप जानना चाहता है, और उसी समय एक शिक्षक का मन जो है विद्यार्थियों से लगता है कि हमारे विद्यार्थी अब उस प्रकरण को जानना चाहते हैं, तो जो मेरे पास ज्ञान है उसको स्टेप बाय स्टेप हम उन तक पहुंचाएं। तो उसके लिए विद्यार्थी से शिक्षक सबसे पहले प्रश्न पूछना शुरू करता है। प्रश्न पूछने का 4-5 प्रकार है, जिसमें आपको ये जानना चाहिए कि पहला जो प्रश्न पूछने का प्रकार है वह होता है जिसका केवल एक ही उत्तर निकले। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत की राजधानी कहां है, तो बच्चे क्या जवाब देंगे? नई दिल्ली। इसमें उनको सोचने पर या कुछ विचार या चिंतन करने पर विवश नहीं होना पड़ता है, केवल वो जानते हैं कि हमको उत्तर देना है नई दिल्ली। दूसरा होता है व्यक्तिगत और समीक्षात्मक प्रश्न, मतलब हम किसी एक व्यक्ति से पूछेंगे, किसी एक स्टूडेंट से पूछेंगे और उस प्रश्न में मेरा होगा कि वह समीक्षा के साथ उसका उत्तर दे, केवल नई दिल्ली नहीं बोले बल्कि नई दिल्ली ही क्यों है इसका भी उत्तर दे। तीसरा होता है कि क्या, क्यों, कैसे को जोड़कर प्रश्न पूछना। तो उसमें प्रभाव आता है कि अगर विद्यार्थी से आप जुड़े हुए हैं तो विद्यार्थी से जब आप क्या, क्यों, कैसे इत्यादि प्रश्नों से पूछते हैं तो वह उस शब्द को, उसके पास जो शब्द भंडार है, उसके पास जो ज्ञान का कोश है, उसकी अभिवृद्धि करना चाहता है, उसमें और ग्रोथ लाना चाहता है। तो उसके लिए वह कक्षा कक्ष में भी जवाब देता है और घर जाकर के पुस्तक की दुनिया में भी जुड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिक्षक को भी पुस्तक की दुनिया में जुड़ने के लिए छात्र विवश कर देते हैं। छात्रों से जब आप क्वेश्चनिंग स्किल लाते हैं तो छात्र आपसे कुछ ऐसा प्रश्न पूछ जाते हैं कि आपको लगता है कि अरे ये चीज हमको भी जानना चाहिए, और उसी समय एक शिक्षक अपना शिक्षक होने का दायित्व निर्वहन करना शुरू करता है। तो आइए आज हम लोग जो खोजपूर्ण प्रश्न कौशल है उसके 5 घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में क्रमशः जानेंगे। और इसको ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका शिक्षण प्रक्रिया पूरे जीवन भर सरलता से चलता रहेगा, आप कहीं फंसेंगे नहीं। पहला है अनुबोधन। अगर इसको हम 2 भागों में तोड़ें तो अनु मतलब छोटा, और बोधन मतलब उसका शाब्दिक अर्थ आप बोल सकते हैं बांधना या जानना या जानने का प्रयास करना। तो आप देखे होंगे कि कक्षा कक्ष में जब आप पढ़ा रहे होते हैं, आप अपने प्रकरण को बता दिए या बताने की प्रक्रिया में चल रहे हैं, आप किसी विद्यार्थी से उसी प्रकरण के बारे में पूछे, हाँ बेटे ऐसे बताओ इसका क्या उत्तर है, तो कभी कभी विद्यार्थी आधा अधूरा जवाब देता है, या कभी जवाब देता है तब आपको ऐसा लगता है कि इसको और अच्छे से जवाब देना चाहिए।
उस समय एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि अनुबोधन के माध्यम से और ज्यादा सरलता से या सूक्ष्मता से उस प्रश्न को हल करे, उसको और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ले। उदाहरण के तौर पर अगर आप साइंस के टीचर हैं, अगर आप ब्लड पढ़ा रहे हैं, तो ब्लड पढ़ाते समय केवल विद्यार्थी से आप पूछे कि ब्लड के कितने भाग हैं, तो विद्यार्थी सामान्यतः उत्तर देगा कि सर 3 भाग हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब आप उसको थोड़ा सा हिंट्स करें, अच्छा छात्रों बताओ कि आरबीसी का क्या रोल है, आरबीसी हमारे शरीर में क्या काम करता है। अगर छात्र केवल जवाब दे कि सर वह रोग प्रतिरोधी क्षमता की तरह काम करता है, उससे और अच्छे से अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको उदाहरण दीजिए, थोड़ा सा उसको हिंट्स दीजिए कि जैसे हमारा देश सेना की बदौलत सुरक्षित है, उस तरह हमारे शरीर में आरबीसी का मात्रा जो पर्याप्त होना चाहिए उससे हमारा शरीर सुरक्षित है, किसी रोग को हमारे शरीर में नहीं आने देता है, किसी प्रकार का इंफेक्शन नहीं होने देता है। क्या आप बता सकते हैं कि अगर इंफेक्शन अगर होता है किसी खाद्य पदार्थ से या वातावरण से या किसी वायरल डिजीज से, तो आरबीसी का मात्रा बढ़ेगा या डब्ल्यूबीसी का? तो छात्र क्या जवाब देंगे? डब्ल्यूबीसी का मात्रा बढ़ेगा। वहां आप उन समय बता सकते हैं, आप उनको समझाते हुए कि यहां डब्ल्यूबीसी का मात्रा इसलिए बढ़ा क्योंकि वहां रोग प्रतिरोधी क्षमता को ज्यादा विकसित करना था। तो आप एक ही प्रश्न को और सरलता से जानने के लिए अनुबोधन करते हैं। अगर एक लाइन में जवाब देता है कोई बच्चा, आप संतुष्ट हो गए तो आप अच्छे शिक्षक नहीं हैं। आप उसकी जिज्ञासा को और प्रेरित कीजिए। अगर वह केवल एक लाइन में जवाब देकर के चुप हो जाता है और आप भी संतुष्ट हो जाते हैं, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अच्छे से आप नहीं चला पा रहे हैं। उसको और प्रेरित कीजिए, तभी वह छात्र आगे बढ़ पाएगा। कभी कभी छात्र ऐसे भी होते हैं कि रटे रटाए जवाब देते हैं। आपके ऐसे प्रश्नों का जवाब जो कल के कक्षा में आपने पढ़ाया है, आज के कक्षा में पढ़ाया है, उसको वह याद किया है, बस उसको तुरंत बोल देगा। तब आपका प्रयास होना चाहिए कि अनुमोदन के माध्यम से आप 2-3 तरह से प्रश्न पूछिए, और फिर प्रश्न पूछने के बाद अगर वह कहीं अटक रहा है, फंस रहा है, तो उसको थोड़ा हिंट्स दीजिए, थोड़ा प्रयास कीजिए कि वह जो जवाब देना चाहिए उसको, आप जो जवाब जानना चाहते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें वह जो जवाब निकल कर आना चाहिए वह जवाब निकल कर आए। दूसरा है अधिक सूचना प्राप्ति। यह नाम से ही है कि अधिक सूचना। अधिक सूचना का शाब्दिक अर्थ है कि अगर किसी विद्यार्थी से कोई प्रश्न आप पूछे, वह जवाब दे दिया, तो क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? आप एक शिक्षक होने के नाते संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं। आप एक शिक्षक होने के नाते अब उस विद्यार्थी में यह अपेक्षा रखेंगे कि यह छात्र पढ़ने वाला है, यह छात्र जानने वाला है, यह छात्र जानने की इच्छा रखता है। तब आप क्या करेंगे कि और सूचना प्राप्ति के लिए आप प्रयास करेंगे। आप उसको विवश करेंगे कि केवल एक प्रश्न का जवाब देकर तुम खुश मत हो जाओ, तुम इसके बारे में और जानो। फिर उसी प्रश्न से दूसरा प्रश्न, फिर जो जवाब आया उससे तीसरा प्रश्न, इस तरह से प्रश्नों का एक कड़ीबद्धता बनाइए। उदाहरण के तौर पर भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? आप बताएंगे 15 अगस्त 1947 को। अब 15 अगस्त 1947 को अगर आप जवाब दे रहे हैं, अगर 1947 कोई बोलता है और आप वहां एज ए टीचर आप जवाब देने के लिए छात्रों को प्रेरित करते हैं कि बेटे 15 अगस्त 1947, केवल 1947 नहीं, तो वह क्रिया अनुबोधन होगा। लेकिन अधिक सूचना प्राप्ति में आप जब 15 अगस्त 1947 बच्चे जवाब देते हैं, तो आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि भारत को अगर 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, तो भारत 15 अगस्त 1947 से पहले किसका गुलाम था? तो बताएंगे बच्चे आपको अंग्रेजों की गुलामी थी। तो बोलेंगे कि अंग्रेज अगर अंग्रेजों के हम गुलाम थे, तो अंग्रेज किस प्रकार से यहां प्रशासन करते थे, उनकी शासन पद्धति कैसी थी, और जब हम स्वतंत्र हो गए तब शासन प्रक्रिया अब कैसे चलेगी? उसमें क्या होगा? छात्र जिज्ञासा से और वह चिंतन से अधिक सूचना प्राप्ति का प्रयास करेगा, और आप जो चाहते हैं वह जान पाएंगे। तीसरा है पुनः केंद्रन। केंद्रन किसी सेंटर को, अब यहां केंद्रन का अर्थ है जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं वहां से आपका भटकाव नहीं हो। आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं या साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजी में आप अलग अलग क्षेत्र से एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप मैथमेटिक्स के हैं, आप हिंदी वाले हैं, आप सिविक्स वाले हैं, तो सिविक्स पढ़ाते समय अगर आप राष्ट्रपति प्रकरण पढ़ा रहे हैं, राष्ट्रपति प्रकरण पढ़ाते समय आप अलग अलग क्षेत्र से उदाहरण के तौर पर आप अलग अलग बातें को संकलित कर सकते हैं, परंतु आपका केंद्रन कहां होगा? राष्ट्रपति के ऊपर। जैसे आप अपने घर में
उदाहरण ले रहे हैं कि आप जिस घर में रहते हैं आपके घर का मुखिया कौन होता है, तो अधिकतर बच्चे जवाब देंगे कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वे हमारे घर के मुखिया हैं, हमारे घर के सबसे हेड हैं, डिसीजन उन्हीं का होता है। परंतु आप ये पूछ सकते हैं कि क्या जो सबसे बुजुर्ग हैं उन्हीं का डिसीजन सर्वमान्य होता है या किसी और से वे सलाह विचार लेते हैं? तो बोलेंगे कि सर या आप मैडम हमारे घर के सलाह विचार में सभी सहभागिता लाते हैं। उसी तरह से जब आप राष्ट्रपति पढ़ा रहे हो तो अलग अलग क्षेत्रों से आप क्वेश्चन ढूंढिए, अलग उदाहरण दीजिए, परंतु आपका जो केंद्र बिंदु है, आपका जो केंद्र है वह यहां ही हो, वो अपने प्रकरण पर हो। कभी आप भटके नहीं। ऐसा नहीं कि आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे अलग दुनिया में आप चले गए, तब वो शिक्षण प्रक्रिया अच्छा नहीं माना जाता है। वहां पर आप उसको बोलते हैं भटकाव। आप किसी भी प्रकरण को पढ़ा रहे हो तो प्रकरण पढ़ाते समय आप अपने प्रकरण से भटकेंगे नहीं। इसके बाद होता है पुनः निर्देशन। निर्देशन मतलब निर्देश देना, आप डायरेक्शन देते हैं। जैसे आप देखेंगे किसी फिल्म में जो डायरेक्टर होते हैं वो किसी एक्टर को बस केवल बताते हैं कि आपका ये रोल है, आप इस रोल को प्ले कीजिए। आप अच्छे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी को या किसी दूसरे खिलाड़ी को देखेंगे, उनमें वो क्षमता है, बस उनका जो डायरेक्टर है, उनका जो कोच है, बस उनको बताता है कि आप में एक कमी है, आप इसको सुधार लीजिए, आप इसको ऐसे कर लीजिए, आप आगे बढ़े जाएंगे। और वैसे खिलाड़ी बहुत आगे निकल जाते हैं। उस तरह से शिक्षण प्रक्रिया में भी आप जो टीचर है, कोच है, और आपके सामने एक अच्छा उभरता हुआ खिलाड़ी है, वो एक नए भविष्य का निर्माण करता है। तो आप उसमें क्या करेंगे कि अगर कहीं किसी प्रश्न में झिझक है, कोई संकोच है, किसी प्रकार का उलझन है, जो जवाब आप जानना चाहते हैं, जो आप विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु से वह भटकाव में है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा निर्देशन देंगे। उदाहरण के तौर पर गणित के विद्यार्थी लाभ हानि पढ़ा रहे हैं और शुरुआत में अगर किसी बच्चे से आप पूछते हैं कि बेटे हम 10 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं और उस सामान को 8 रुपए में बेच देते हैं, तो लाभ होगा या हानि? तो तुरंत बोलेगा कि हानि। लेकिन अगर उसको फिर बोलेंगे कि अगर हम बैंक में 10 साल के लिए एक फिक्स अमाउंट जमा कर देते हैं और 10 साल के बाद फिर उस फिक्स्ड अमाउंट को हम फिर अलग अलग कामों में लगाएंगे, तब क्या होगा? तो बच्चा तुरंत जवाब नहीं देगा, वहां आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि ये जो 10 साल का टाइम ड्यूरेशन है उस समय क्या इंटरेस्ट होगा, बैंक का क्या चल रहा है इंटरेस्ट, और हमारी जो राशि है उस समय क्या होगा। ये जो अभी हमारा अभी का जो मनी वैल्यू, जो पैसे का वैल्यू है, 10 साल के बाद क्या वैल्यू होगा, उसमें बदलाव दिखेगा। जब आप उसको गहराई में जाकर के बताएंगे और उसके बाद जब वह जवाब दे पाता है, तब आपका शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रहा है। अगर केवल आप ऊपरी तौर पर छोटे छोटे प्रश्नों में आप केवल समझ के और खुश हो जा रहे हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया आप चला तो रहे हैं, परंतु जो गहराई में चलनी चाहिए वह नहीं चल पा रहा है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए प्राइमरी लेवल के कोई टीचर हैं और वो ही अपेक्षा करें कि हमारे विद्यार्थी हमारे लेवल का जवाब दें, तो वह उनकी मूर्खता है। शिक्षण में मानसिक आयु और शारीरिक आयु का बड़ा महत्व है। मानसिक आयु के अनुसार उसके शारीरिक आयु का आप पहले कैलकुलेशन कीजिए। आप उसमें समझिए कि हमारा जो विद्यार्थी है वह किस विषय वस्तु को किस स्तर से समझ पाता है। अगर उस स्तर से समझ पाता है तो अच्छी बात, नहीं तो आप पढ़ाने का प्रक्रिया में बदलाव लाइए। तो अगर प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते समय आप निर्देशन कीजिए। अगर एक बार में निर्देशन नहीं होता है तो निर्देशन के बाद प्रश्न पूछिए, फिर निर्देशन कीजिए, पुनः पुनः निर्देशन कीजिए, बार बार निर्देशन कीजिए, और अंततः आप जो बताना चाह रहे हैं, जो आप बताना चाहते हैं अपने विद्यार्थी तक, जो समझाना चाहते हैं अपने विद्यार्थी तक, वह समझ गया तो आप फिर वहां अपने केंद्र पर आ जाइए। और लास्ट में है अभिसमीक्षात्मक अभिज्ञान में वृद्धि। अभिज्ञान में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, आपके नॉलेज का ग्रोथ होना, आपके नॉलेज में गुणोत्तर वृद्धि होना। अभी किस तरह से? समीक्षात्मक ढंग से। इस समय आप 3-4 शब्दों को प्रश्न में जोड़ेंगे। क्या, क्यों, कैसे, किस तरह से, कब, अगर यह नहीं तो कब, या यह नहीं तो फिर कौन, इत्यादि बातों को जोड़ करके आपको प्रश्न पूछना है। उदाहरण के तौर पर अगर आप साहित्य पढ़ा रहे हैं, लिटरेचर, चाहे वो हिंदी साहित्य हो या फिर संस्कृत साहित्य हो या अंग्रेजी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, उसमें आप पूछ सकते हैं कि अगर भारत में यूरोपियन नहीं आए होते तो यूरोपियन लिटरेचर का प्रभाव भारत में दिखता क्या? तो आपके बच्चे जवाब देंगे एक लाइन में कि नहीं दिखता। परंतु
आपको फिर वहां नहीं दिखने के बाद चुप नहीं रहना है, आपको बताना है कि यह जो संसार है, इसमें जब कम्युनिकेशन है, इसमें जो संप्रेषण है, उस संप्रेषण के माध्यम से पूरा संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह अभी की स्थिति है। जब हम पुराने समय की बात करें, उस समय लोग कम्युनिकेशन तो था लेकिन कम मात्रा में था, तो प्रभाव दिखता, लेकिन अभी जितना दिख रहा है उतना नहीं दिखता। दूसरी बात कि अगर दिखा तो क्या असर आया, फिर जवाब मिलेगा आपको छात्रों से कि क्या क्या असर आया। यह हायर लेवल की बात है। अगर उसको हम लोअर लेवल, थोड़ा प्राइमरी लेवल से ऊपर, अगर मिडिल स्कूल या फिर हाई स्कूल या +2 स्कूल की बात करें, तो उसमें आप पूछ सकते हैं कि हिंदी साहित्य में कबीरदास का क्या योगदान है। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के विकास के लिए क्या किए, कालिदास जी मेघदूत के माध्यम से समाज के लिए क्या बताए। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक थे, वे समाज के लिए क्या बताना चाह रहे थे, या हमारे समाज की जो वर्तमान सामाजिक स्थिति है उसके माध्यम से हम भविष्य का निर्धारण कैसे कर पाएंगे, या इतिहास को हम क्यों पढ़ते हैं, गणित को क्यों पढ़ते हैं, गणित अगर नहीं पढ़े विद्यार्थी केवल सामाजिक विज्ञान को पढ़े तो उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, इत्यादि इत्यादि प्रश्नों को आप पूछेंगे। अगर बच्चे जवाब सही ढंग से दे पा रहे हैं तो आपका शैक्षिक प्रक्रिया अच्छे ढंग से चल रहा है। और इन पांचों को जब आप एक साथ जोड़ेंगे और इसका महत्व समझेंगे, तो महत्व है कि किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में जब आप प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न में रोचकता हो, प्रश्न में प्रेरणा हो और प्रश्न के माध्यम से छात्र और शिक्षक के बीच संबंध बने, तभी शिक्षण प्रक्रिया अच्छे ढंग से चले। अगर केवल शिक्षक सुना दे, छात्र सुन ले, या छात्र केवल पढ़ दे, पठन कौशल के माध्यम से छात्र उसको शिक्षक सुन ले, तो वह शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं माना जाता है। वह शिक्षण प्रक्रिया तभी पूर्ण है जब पारस्परिक संबंध बने, छात्र और शिक्षक के बीच में आपस में पारस्परिक संबंध हो, तब यह प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। तो फिर एक बार समझिए, अनुबोधन के माध्यम से आप छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके प्रश्न को जानने का प्रयास करेंगे। अधिक सूचना की प्राप्ति मतलब जो बच्चा जवाब दे रहा है उसको एक ही लाइन में जवाब देने वाले के बाद आप संतुष्ट नहीं होंगे, उससे जोड़ करके नए प्रश्नों का निर्माण करेंगे और पूछेंगे। पुनः केंद्रण, अगर बच्चा जवाब दे रहा है, जो आप जवाब जानना चाहते हैं, जो जवाब होना चाहिए, अगर वह नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा सा आप निर्देशित करेंगे, फिर जवाब मांगेंगे। अगर जवाब फिर भी अच्छा नहीं मिला तो फिर निर्देशित करेंगे, फिर जवाब आप मांगेंगे। आप तब तक निर्देशित करते रहेंगे जब तक वह बच्चा जो जवाब देना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। पुनः केंद्रण का मतलब है कि आप केंद्र बिंदु पर रहेंगे, अपने विषय वस्तु पर रहेंगे, भटकेंगे नहीं। और समीक्षात्मक अभिज्ञान में वृद्धि मतलब क्या, क्यों, कैसे इत्यादि बातों से जोड़कर प्रश्न पूछना। इससे प्रत्येक छात्र के मानसिक ज्ञान में वृद्धि होती है। वह केवल अपने कक्षा कक्ष से संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि घर जाकर के अपने नोटबुक और किताबों की दुनिया में प्रवेश करता है और नए नए तथ्यों को जानना चाहता है। इस प्रश्न कौशल का जो मुख्य उद्देश्य है वह है प्रकरण को रोचकतापूर्ण ढंग से छात्रों तक पहुंचाना और छात्रों से फीडबैक लेना कि आप कितना जान पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।